हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि यह क्वेश्चन आपका है केवल 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ओके, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो इसमें हम कवर करेंगे अपना सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वह हमारा जो है क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज। आपको यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर बॉर्न डिजीज का एग्जांपल देना है। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में थोड़ा इंट्रो लिख देना है, देन उसके बाद हम एग्जांपल बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है। देखो, वेक्टर बॉर्न डिजीज वही होता है जो किसी वेक्टर के हेल्प से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। जैसे मान लो कि मलेरिया होता है, वह एक जो वो फीमेल मॉस्किटो होता है, एक पर्सन को वह बाइट करता है, फिर जिस पर्सन को बाइट किया रहेगा फिर जाके वो एक हेल्दी पर्सन को जब वो बाइट करता है, तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो भी वायरस फैला देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मलेरिया का कंडीशन बोलते हैं। तो ये जो मच्छर हुआ, इसमें क्या हुआ, वेक्टर हुआ। ठीक है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में हमें बताना है। अब जो क्या है, डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड अदर वेक्टर। ये जो डिजीज होती है वो मॉस्किटो या और भी वेक्टर होते हैं जिनके द्वारा यह जो डिजीज है वह फैलती है। वेक्टर बॉर्न डिजीज आर इलनेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स विच आर ऑर्गेनिज्म दैट कैरी एंड ट्रांसमिट पैथोजन टू ह्यूमंस आर अदर एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि वेक्टर के हेल्प से जो भी पैथोजन होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जब चले जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। अब अगर इसका एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे मलेरिया जैसे आप सभी ने सोशल प्रिवेंटिव का पूरा सिलेबस आई होप खत्म ही कर चुके होंगे, तब जाके आप इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो मलेरिया में हमारा जो देखो कैस्टिव एजेंट था वो एक मॉस्किटो ही था। ठीक है, तो मॉस्किटो की हेल्प से ही जो हमारा एक जो वायरस था वो फैल रहा था। ठीक, अब हम बात करें डेंगू फीवर का। डेंगू फीवर में ही हमारा मॉस्किटो था और चिकनगुनिया में भी हमारा मॉस्किटो है। ठीक है, तो तीनों का मतलब फैलाने का जिम्मेदार कौन हुआ, यही हमारा मॉस्किटो हुआ। ठीक है, तो वेक्टर का काम कौन कर रहा है, मॉस्किटो ही कर रहा है। यही जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर रहा है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज हम उसी को बोलते हैं। इसको अगर कह सकते हो तो ये कॉमन इनक्यूबेबल डिजीज के अंडर में भी आ जाएगी। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि आशा वर्कर क्या होती है और कौन होती है। हु आर आशा वर्कर्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आशा वर्कर्स द वर्ड आशा स्टैंड फॉर एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब देखो, एन आशा वर्कर इज ए ट्रेंड वुमेन हु हेल्प्स पीपुल इन रूरल इंडियन विथ हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विसेज। अब देखो, जो गांव वगैरह के लोग होते हैं ना, तो इसमें एक ट्रेंड वुमेन मतलब ट्रेंड महिला रहती है, जो गांव के मतलब कह सकते हो तो गांव वाले एरिया में जाके सभी को शिक्षित करती हैं। शिक्षित क्या करती हैं, अब देखो, सी टीच, वह क्या बताती है सभी को अबाउट हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन। अब देखो जो है गांव घरों में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी कुछ शिक्षा देती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, प्रेग्नेंट की कंडीशन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या है, सब कैसे है, सारी चीजें हमारी जो आशा वर्कर्स होती हैं वो उन्हें जानकारी देती हैं और बच्चों को भी। एंड लिंक्स द कम्युनिटी टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और देखो उनको क्या करती हैं, हमारे पीएससी सीएससी पे पर से जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज रहती है वो ला के गाँव तक क्या है प्रोवाइड करवाती हैं। वहां से वो इंटरकनेक्टेड रहती है, लिंक रहती हैं, सारी चीजें या जानकारी हमें बताती रहती हैं। ये हमारे आशा वर्कर्स के कुछ वर्क होते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो 3 में हमारा है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अब देखो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ हम किसे बोलते हैं। ठीक, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब देखो, हेल्थ तो हम उसे नहीं बोल सकते हैं कि जैसे आपके बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है, तो हम उसे स्वस्थ आदमी नहीं बोल सकते हैं। डिजीज ना रहने के साथ साथ आपको तीनों तरह से स्वस्थ रहना, जैसे फिजिकल भी स्वस्थ रहो, मेंटल भी स्वस्थ रहो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहो, तब जाके आप एक फुल्ली कंप्लीट हेल्थ पर्सन कहलाओगे। अब देखो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जब हम तीनों को ये कंबाइन कर देते हैं, जब ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन। तो यही WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन हम इन्हें ही बोल सकते हैं, जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों हेल्थ से
मेंटेन रहें। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो एक्सप्लेन पर्सनल हाइजीन। अब देखो हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में एक्सप्लेन करना है, मीन्स क्या है, अपनी जो कुछ आदत होती है, इच्छा होती है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें क्या एक अच्छी आदत क्या होती है, एक कुआदत क्या होती है, हमें क्या क्या मेंटेन करके रखना चाहिए, ये हमारी होती है पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग योरसेल्फ क्लीन एंड हेल्दी। पर्सनल हाइजीन सीधा सीधा अगर वर्ड में देखा जाए तो हम अपने आप को एकदम सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और साफ सुथरा, मतलब अपनी बॉडी का आपको केयर स्वयं करना है, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, वॉशिंग योर बॉडी, अपने बॉडी को मतलब डेली नहाओ, ये सब करो। और ब्रशिंग योर टीथ, अपने दांतों को रोज सफाई करो। वॉशिंग योर हैंड्स, हमें अपने हाथ को क्या है, खाने से पहले धो लेना है, कोई भी काम करो तो उससे पहले हाथ वगैरह अच्छी तरीके से धो लेना है। वॉशिंग योर हैंड्स ये तो हो गया। कीपिंग योर हेयर क्लीन, और हमें अपने बालों में मतलब वही जो तमाम वो आते हैं ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जैसे साबुन, शैम्पू वगैरह जो भी होते हैं, अपने हमें क्या करना है, उन सब का यूज करके अपने बालों को क्लीन रखना है। अब उसके बाद क्या है, वियरिंग क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े हमें पहनने चाहिए। कट योर नेल, प्रॉपर समय पे हमें अपना नाखून कट करना चाहिए। बैलेंस डाइट, हमें क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। और प्रॉपर स्लीपिंग भी, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, अगर देखा जाए तो यार जब एग्जाम आता है तो स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो प्रॉपर स्लीपिंग ऐसा नहीं है कि आप दिन भर ही सो, ऐसा नहीं है कि जितना आपको एक एक्चुअल नींद चाहिए उतना आप नींद तो लो ही लो। नहीं तो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर पढ़ाई करते हैं फिर उसके दिन में पूरा डे सोते हैं। तो प्रॉपर स्लीपिंग आपको जब टाइम दिया जाए उसी समय आप सोइएगा, ताकि आपके हेल्थ के लिए वो अच्छा बना रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिस्कस द वेरियस सोशियो कल्चर फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। अब इसमें आपको सोशियो कल्चर फैक्टर बताना है। दीज आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिलेटेड टू सोसाइटी। ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो या तो एक स्पेसिफिक पर्सन या तो पूरे समाज को क्या है अफेक्ट करेंगे। अब वो फैक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, अगर देखो किसी के पास शिक्षा कम रहेगी, ठीक है, तो वह अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर मान लो उनको कोई मान लो फीवर हो गया, तो अगर वो कम पढ़े लिखे होते हैं तो फीवर को या बुखार को हल्के में लेने लगते हैं ना, कि बोलते हैं यार फीवर ही तो है, खत्म हो जाएगा। तो पहली बात ये हो गया। दूसरा इनकम, अगर उनके पास थोड़ी सी पैसे की कमी या तो इनकम नहीं आ रही है तो बोलेंगे यार पैसा ही नहीं है तो हम दवा कैसे लें, तो वही जो छोटी बीमारी वो बढ़ जाती है। फैमिली क्या है, फैमिली में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे क्या है हम लोग नहीं कर पाते हैं। बाकी उसके बाद क्या है, कल्चर, उनकी कल्चर पर भी डिपेंड करता है क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं। इन्वायरमेंट्स, वहाँ का वातावरण कैसा है। फूड हैबिट्स, उनकी खाने की आदत क्या है, क्या खा रहे हैं। और उनकी जो मेन आती है वो पर्सनल हाइजीन, वो अपने पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती है हमारी सोशियो कल्चर फैक्टर। ये अगर 7 मार्क्स में पूछता है तो आप क्या करेंगे, सोशियो कल्चर फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले आप इंट्रो लिखेगा, फिर उसके बाद ये जो एक एक ये है ना फैक्टर, आप उसको डिटेल में करना होगा। बस यही क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में भी आ सकता है और आप ऐसे लिख के भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन 6 की हम बात करें तो राइट ए नोट ऑन सारस। अब आपको सारस पर एक नोट लिखना है। तो देखो सारस इज स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, अल्वियोली वगैरह में थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और जो ब्रीथिंग पैसेज वगैरह होती है वहां पे थोड़ी सी हमें कठिनाई देखने को मिल सकती है। और यह जो आपकी होती है कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि वायरस की वजह से ही होती है। अब सारस जो वायरल रेस्पायरेटरी डिजीज दैट अफेक्ट द लंग ब्रीथिंग पैसेज, ये क्या हमारे लंग्स को और जहां से हम सांस लेते हैं उस पैसेज को भी अफेक्ट कर सकती है। अब अगर हम इसकी सिम्पटम की बात करें तो इसमें आपको फीवर देखने को मिलेगा, कफ भी देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हेडेक रहेगा। फ्रेंड्स ये हेडेक है, पेन भी, डायरिया भी, सारी चीजें आपको दिख सकती हैं। जब इतनी सारी चीजें किसी एक पर्सन में आपको दिखाई देने लगे तो आप वहां एनालाइज कर सकते हो शायद इसे सारस होगा। अब इसके केस्टिव एजेंट की बात करें तो ये कह सकते हो तो कोरोना का एक दूसरा रूप है, तो कोरोना का एक दूसरा टाइप है। तो इसका जो केस्टिव एजेंट होता है वो वायरस तो है, लेकिन सारस कोरोना वायरस है। ये टाइप ऑफ कोरोना वायरस दैट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या भी ये कोरोना वायरस का टाइप है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। आप सभी ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस से आप सभी लोग मतलब हम भी गुजरे हैं, तो सभी को पता होगा कोरोना वायरस क्या है। तो वो सेकंड टाइप है कोरोना वायरस का जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। अब हम क्वेश्चन 7 की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस। आपको डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट और डायबिटीज मेलिटस सेकंड को मतलब डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें, इन दिस टाइप डायबिटीज मेलिटस इज अकर। ये जो फर्स्ट वाला है ये कब होता है, मैं बता दूं इसको ये कब होता है। अब देखो ड्यू टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, जब हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं मतलब ये इंसुलिन प्रोडक्शन सेल जो होते हैं बीटा सेल, जब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से उनका क्षरण या लॉस हो जाता है,
तो उस कंडीशन में क्या है, ये इंसुलिन का बनना कम हो जाता है। जब इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाने लगता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब जो ये फर्स्ट वाली होती है उसमें बीटा सेल का पूरा तरीके से क्या है, रैप्चर्ड हो जाना, तो हम बोलते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस वाज रेफर्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और यह क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी हम इसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये पैंक्रियाज में जो बीटा सेल थी अब वह नहीं है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो हमें बाहर से जब हम इंसुलिन लेंगे तब जाके वो अपना प्रॉपर काम करेगी। ठीक है, अब टाइप सेकंड में देखो क्या होता है, इन दिस पैंक्रियाज मेक इंसुलिन बट सेल्स डज नॉट अपटेक द ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, हमारी जो पैनक्रियाज है, ठीक है, वहां तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो उनमें जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तब वह ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, क्योंकि हमारे सेल का जब इसमें तो रिसेप्टर ही नहीं तो काम कर रहा है, तो जब रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा है तो इसीलिए हम इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेल का रिसेप्टर नहीं काम करता है, तब जाके क्या है, ग्लूकोज इसमें नहीं एंट्री कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस इसे बोला जाता है। अब देखो व्हाट इज नेशनल टोबैको प्रोग्राम। नेशनल टोबैको प्रोग्राम हम किसे बोलते हैं। अब देखो नेशनल टोबैको प्रोग्राम, द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी। सबसे पहले तो भाई ये बता दूं कि कभी कभी ये साल्ट नाम से पूछता है, जिसका नाम है एनटीसीपी। ठीक है, द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी इज ए गवर्नमेंट इनिशिएट एम टू रिड्यूसिंग टोबैको रिलेटेड डिजीज एंड डेथ। अब देखो ये अगर देखा जाए तो मेन फोकस किया गया जो मतलब तंबाकू खा के जितना भी डेथ हो रहा था और सभी लोग बीमार हो रहे थे उनको कम करने के लिए हमारा नेशनल टोबैको प्रोग्राम लाया गया। पहला अहम चीज इसका यही था। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास नेशनल टोबैको कंट्रोल एक्ट इन मई 2003। ये कब आया, 2003 में, मई में 2003 में आया। ये सब आप लोग नोट कर लो, याद कर लो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स मेन एम इज टू प्रोहिबिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक मेन एम और था कि तंबाकू का जो इसमें लगातार प्रचार हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, उसके प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सारी चीजें कम हो सके या तो रुक ही जाए अच्छी तरीके से पूरा, ये सब हमारा करवाता है नेशनल टोबैको प्रोग्राम। ठीक है, ये सब वही मैनेज करता है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कंट्री। अब देखा जाए अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, पूरे इंटरनेशनल से बात की जाए, तो हमारी जो इंडिया होती है वह सेकंड लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। अब देखो जाहिर बात है, जिस क्षेत्र में जो चीजें ज्यादा बनती है उस क्षेत्र के वो लोग उससे ज्यादा यूज भी करते हैं। तो हमारे इंडिया में सेकंड पे है टोबैको प्रोड्यूसर, तो लगातार उसका कंज्यूम भी कर रहे हैं। जैसे देखो आजकल क्या है, जो भी जेरॉक्स वगैरह आते हैं, जैसे पाउच वगैरह आती है ना, तो उस पर लिखा भी रहता है कि तंबाकू सेवन के लिए हानिकारक है, तब भी क्या है सभी लोग खा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए यार, जब लिखा है तो कुछ थोड़ा बहुत कम ही कर लो तो अच्छा रहेगा। मेंशन फ्यू ड्रग्स विच आर कंट्रोल इबोला वायरस। अब देखो इबोला वायरस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ड्रग्स होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो इसमें आते हैं हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि पहले हमारी है अंसुवीमैब, ठीक है, और मेफ्टिवीमैब और एटोल्टिवीमैब। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको क्या आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। उसके बाद क्या है, REGNEB3 है, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है, बाकी ये आप तीन याद कर लो, अंसुवीमैब, मेफ्टिवीमैब, एटोल्टिवीमैब, यही आप तीन याद कर लो। बाकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी आप कर सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हो। ओके, अब हम बात करें तो 10th की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th जो हमारा आता है, नेम एनी 4 डिजीज एसोसिएटेड विथ विटामिन डिफिशियंसी। अब आपको बताना है 4 डिजीज का नाम जो कि विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। अब ये जो विटामिन डिफिशियंसी आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हो, तो आपको ये बताना है कि जो विटामिन कमी से होने वाले रोग, तो बहुत से डिजीज होते हैं, जैसे स्कर्वी है, रिकेट है, बेरी है, एनीमिया है। लेकिन आपको यहाँ फोकस करना है कि केवल 4 ही पूछा है, ऐसा नहीं कि आपसे 10 पूछा है तो आप 4 ही लिख के आएगा, तो ज्यादा ना वहाँ केवल स्कर्वी, रिकेट, बेरी एनीमिया, बाकी उस समय जो आपको याद रहेगा 4 वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो आया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये जब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। अब देखो क्या है, ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में पब्लिक को हमें जागरूक करना है। पहली बात तो ये है कि सभी को बताओ यार कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, यह कितना बड़ा खतरनाक डिजीज है, ये वो है, सबको जागरूक करो। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विस टू ऑल, और सभी के लिए ये मेंटल हेल्थ सर्विस जो चल रही है सभी तक ये पहुंचाई जाए। और कंडक्ट रिसर्च
रिसर्च ऑन मेंटल हेल्थ पे कुछ रिसर्च वगैरह जो लगातार चल रहे हैं वो भी हमें कंडक्ट करवाना चाहिए। प्रमोट मेंटल हेल्थ इन स्कूल, अब देखो स्कूल में भी इसकी शिक्षा की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हर एक स्टूडेंट को प्रमोट या जागरूक कराया जाए कि हाँ मेंटल हेल्थ ये है, वो इसमें कमी ये होती है, इसको कैसे आप जागरूक कर सकते हो, बढ़ावा कैसे देखते हो, ये सारी चीजें हमें अपने स्कूल में भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। मॉनिटर एंड इवेल्युएट मेंटल हेल्थ सर्विस, अब देखो मेंटल हेल्थ सर्विस जहां पर भी चल रही है उसको मॉनिटर करो, इवेल्युएट करो। ये इसका क्या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इसे डील करता है। अब देखो क्वेश्चन जो 12th है वो अलग तरीके से क्वेश्चन आया है, क्वेट द रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। अब ये देखो बहुत से तरीके के आप नेशनल प्रोग्राम पढ़े हैं, कम से कम सोशल प्रिवेंटिव में टोटल प्रोग्राम शायद 14-15 है, शायद 14-15 है, बाकी जो भी एग्जैक्ट होगा आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो शायद जो 14-15 प्रोग्राम है, ठीक है, वो इंडियन नेशनल प्रोग्राम ही है। और WHO, ठीक है, उसमें क्या रोल प्ले करता है उसे हमें अपने वर्ड्स में लिख के आना है। तो मैं उसकी बात करूं तो WHO क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहले तो इसका फुल फॉर्म है। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द सपोर्टिंग इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये तो सभी को पता होगा कि नेशनल इंडियन हेल्थ प्रोग्राम को सपोर्ट हमारा WHO ही करता है, उसी गाइडेंस से हम लोग चलते हैं। तो इसमें कुछ की एक्सेप्ट होते हैं जो कि हमें मानना या फॉलो करना रहता है, जैसे कोई टेक्निकल असिस्टेंस इसमें आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग आती है, प्रोग्राम सपोर्ट आता है, ये सब हमारा WHO ही हमें हेल्प करता है या प्रमोट करता है या बढ़ावा देता है, तब जाके हम अपने एक प्रोग्राम को आगे लेके हमेशा अग्रसर होते रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन 13 की बात करें तो हमारा जो 13 में आता है, डिस्क्राइब नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यहाँ पे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आपको बताना है। तो द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च 1952 टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड इंप्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। यह जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था वह 1952 में लॉन्च किया गया। और यह क्यों लॉन्च किया गया, ये इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि ये हमारे जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है वह थोड़ी सी सुधर सके और हम जो फैमिली प्लानिंग करते हैं वह भी थोड़ी सी सुधर सके। जैसे क्या है, ये हम दो हमारे दो, ठीक है, ये वाला सब स्लोगन है, तो ये सब हमें फॉलो कर लेना चाहिए। अब देखो फैमिली वेलफेयर इज नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ, ये जो फैमिली वेलफेयर होता है ऐसा तो नहीं है कि हम लोग केवल बर्थ की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, पूरे फैमिली का इसमें ख्याल रखा जाता है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट ए नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। अगर देखा जाए तो इंडिया भारत हमारा एक पहला देश बना जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया 1992, मतलब 1952। ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए अपने माइंड में या तो नोटबुक में लिख सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोग्राम वेयर एम्ड टू इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, और मेन फोकस इस प्रोग्राम का कहां पे था कि ये हेल्थ इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, जो बच्चे जो मतलब माताएं हैं और उनके बच्चे हैं वह क्या है, उनकी स्वास्थ्य जो है अच्छी बनी रहे, ये इम्प्रूव उनकी मतलब हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड इट्स फंक्शन। तो इसमें क्या बताना है आपको, हाइपरटेंशन, जो कि आप आई होप कि सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। क्यों आपको केवल हिंट की जरूरत है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बना के वहां पे लिख के आ सकते हो। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है इसमें क्या है, ब्लड का फ्लो जो है बहुत तेजी से होने लगता है। जब ब्लड फ्लो की तेजी से होने लगता है तो हमारे वाल्व पे जो हमारा ब्लड होता है वो प्रेशर कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब ब्लड का फ्लो जो थोड़ा हमारे ब्लड वेसल्स में हुआ इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर इज ए, अब देखो क्या है, जिसको क्या है हाई ब्लड प्रेशर के नाम से तो जानते हैं, और यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विच द ब्लड प्रेशर, ठीक है, विच द ब्लड प्रेशर इज टू आर्टरीज इज कंसिस्टेंटली टू हाई। हमारे जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का प्रेशर जो है देखा जाए बहुत से तेजी से वह बढ़ने लगता है। इट इज ए कंडीशन ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी और हाई ब्लड प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर मतलब। अब इसके बाद हम बात करें सिम्पटम की। सिम्पटम क्या है, इसमें आपको हेडेक दिखेगा, डिजीनेस दिखेगा, नोज ब्लीड दिखेगा, फैटिग आपको दिखेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगी, चेस्ट पेन, ब्लड विजन, इरेगुलर हार्ट बीट। ये सारी चीजें जब किसी पेशेंट के अंदर आपको दिखने लगे तो आप समझ जाएगा कि शायद इसे हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्वेश्चन 15 की बात करें तो देखो हमारा 15 में क्या आएगा, नेम द कैजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा एंड डेंगू। तो कोलेरा एंड डेंगू के आपको कैजेटिव एजेंट लिखने हैं। तो अगर आप वहां सॉल्व करेगा अपने एकेटिव वाले में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा तो वहां पे अगर कॉलरा पूछता है तो कॉलरा के बारे में अगर आप पहले 2 लाइन इंट्रो दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आप कैजेटिव एजेंट लिखिएगा, तो जो इसका कैजेटिव एजेंट होता है वो विब्रियो कोलेराई होता है, और डेंगू का जो कैजेटिव एजेंट होता है वो डेंगू वायरस से ही होता है हमारा डेंगू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 16 की बात करें तो गिव ए फ्यू वेज यू वुड लाइक टू कंट्रोल डेंगू।
कुछ आपको तरीके या रास्ते बताने हैं जिससे आप डेंगू को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, डेंगू देखो मॉस्किटो के काटने से ही फैलता है, बढ़ता है, ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वियर लॉन्ग स्लीव एंड ट्राउजर आउटसाइड। ऐसा हमें नहीं है कि जब हम बाहर निकल रहे हैं या छतों वगैरह पे जा रहे हैं, तो सभी लोग को पता ही होगा कि छत पे मच्छर बहुत तेज काटते हैं यार। अब देखो क्या है, तो वहां पे जब हम जाएंगे तो हमें फुल स्लीव मतलब फुल आस्तीन का जो भी रहेगा शर्ट टी शर्ट हमें वो पहन लेना चाहिए, ठीक है, तब हमें बाहर की तरफ जाना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एंड स्प्रे शुड बी यूज। आज वो कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम भी आते हैं, स्प्रे भी आते हैं, ये सब हमें क्या है यूज करना चाहिए जब हम उस एरिया में जहाँ पे मॉस्किटो ज्यादा है। मॉस्किटो नेट ऑन विंडो एंड डोर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एंट्री। अब देखो क्या है, जब आप मॉस्किटो की एंट्री को रोक सकते हो, जैसे अगर हम खिड़कियों पे कुछ मॉस्किटो नेट या डोर पे मॉस्किटो नेट लगा दे रहे हैं तो वहाँ मॉस्किटो नहीं आएगा। जब मॉस्किटो नहीं आएगा तो वो हमें बाइट नहीं करेगा, जब बाइट नहीं करेगा तो हमें डेंगू से हम बच सकते हैं। बर्निंग मॉस्किटो कॉइल। अब देखो क्या है, कुछ मॉस्किटो कॉइल भी आजकल सभी लोग जला रहे हैं, जैसे मॉस्किटो कॉइल जैसे वो कुछ अगरबत्ती की तरह एक आता है, मॉर्टिन हो गया, मैक्स हो गया, सारी चीजें आती हैं, तो ये सब हमें क्या है जला लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें आगे का क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इनलिस्ट एनी 3 फंक्शन ऑफ पीएससी। पीएससी के आपको, ठीक है, 3 फंक्शन तो बताना है, बट मैं यहाँ पे 5 आपके लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो इट प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। सबसे पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर, सभी ने वहां पे तो अपना इंटर्नशिप जरूर कंप्लीट किया होगा, तो कोई पीएससी पे किया होगा, कोई सीएससी पे, कोई डिस्ट्रिक्ट पे किया होगा, तो पीएससी वाले या जो है वो देखो इट प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने यही देखा था कि हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज किसी के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो पहला फंक्शन आप लोग बना के भी इसमें लिख सकते हो। इट कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज, और यह क्या करता है, कम्युनिकेबल डिजीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, और यह देखो क्या है, ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम को मतलब प्रोवाइड करता है। जैसे वो उनमें जैसे मान लो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें हमारा पीएससी भी कहीं ना कहीं मेंटेन या रेगुलेट या प्रोवाइड करता है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। इट प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन सिस्टम, और ये क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, और ये फैमिली प्लानिंग को भी असिस्ट करता है। अब हम क्वेश्चन 18 की बात करें, तो कमेंट योर व्यू ऑन रूरल सैनिटेशन। अब देखो रूरल सैनिटेशन पे आपको अपना व्यू मतलब अपने मत देना है रूरल सैनिटेशन पे। अब देखो रूरल सैनिटेशन इनहेंस द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया। अगर गांव में सैनिटेशन हो रहा है तो गांव के लोग की जो है लाइफ मतलब जीवन जीने की जो क्वालिटी वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू रूरल सैनिटेशन। अब देखो जो अगर हम लोग गाँव में सैनिटेशन करवा रहे हैं तो वहां पे हमारी जो भी कुछ डिजीज होने कम्युनिकेबल डिजीज रहेंगी वह रुक सकती हैं। कवरिंग स्कूल्स विथ सैनिटेशन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया एंड प्रमोटिंग स्टूडेंट सैनिटरी हैबिट्स। आज जो स्टूडेंट है उनको सैनिटरी हैबिट्स के बारे में हमें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, बताना चाहिए, और जितने भी मतलब आस पड़ोस के कॉलेज वगैरह हैं उनको भी प्रॉपर सैनिटेशन के फैसिलिटीज मतलब बतानी चाहिए या प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सैनिटेशन की स्पेलिंग मैंने कहीं मतलब फॉल्ट किया है, तो सैनिटेशन रहेगा, ठीक है, तो आप इसको मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन। हमें देखो क्या करना है, ओपन में डिफेकेशन मतलब जैसे खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रूरल सैनिटेशन के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो राइट ए शॉर्ट नोट एट अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन हेल्थ मिशन पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसमें क्या होता है, दिस मिशन इज लॉन्च इन 1 मई 2013। यह 2013 में लॉन्च किया गया 1 मई को, ठीक है। इट इज मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका देखभाल कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करता है, ठीक है। फोकस ऑन एरियाज ऑफ रिप्रोडक्टिव। अब देखो ये कहाँ कहाँ फोकस करता है, रिप्रोडक्टिव के एरिया पे, और मैटरनल सभी को पता होगा मतलब माता से रिलेटेड है, और न्यूनिटाल मतलब जैसे बर्थ के बाद 2-3 वीक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम न्यूनिटाल बोलते हैं, और चाइल्ड मतलब क्या है 1-2 साल के बच्चे होते हैं उन्हें हम चाइल्ड बोलते हैं। एडोलसेंट मतलब क्या है, कम से कम 15 से 25-30 साल के जो बच्चे वो एडोलसेंट में है, ठीक है। तो इन सब की हेल्थ के बारे में भी ये हमारा फोकस करता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, फोकस ऑन एरियाज ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो उस एरिया पर भी ये फोकस करता है जहाँ पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है लगातार। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज बूस्ट द अर्बन पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस। अब देखो इसका जो मेन एम था वह क्या था, जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन या बूस्ट करने में ये हेल्प करता था। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ये तो सभी को पता ही होगा कि ड्रग एडिक्शन यार क्या होता है। तो ड्रग एडिक्शन जब हम कोई भी दवा खाते हैं उसके हमें लत या आदत लग जाती है, और वह हमारा मतलब वह छूटती नहीं है, और हमारा माइंड क्या है उसी पे बार बार फोकस करता है
कि जब तक हम उस ड्रग को नहीं खाएंगे तब तक हमारा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। यही वो बोलते हैं हम ड्रग एडिक्शन। तो ड्रग एडिक्शन इज व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप यूजिंग ए ड्रग। जब कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं लगातार, उसको बंद नहीं कर रहे हैं, इवन इफ इट्स हर्टिंग योर लाइफ, तो क्या करेगा, आपके लाइफ स्टाइल या लाइफ का जो मतलब एक्सपायरी डेट है वह थोड़ा सा घटा भी सकता है ये। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप और डेथ। और देखा जाए तो कभी कभी आपकी रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है, और अगर लास्ट कंडीशन में देखा जाए तो डेथ भी हो सकती है। इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंज टू ब्रेन इन विच एन अर्ज आर नीड फॉर ड्रग। और ये हमारे ब्रेन के फंक्शनल मतलब जो फंक्शनल चेंजिंग है वह भी ला देता है हमारे ब्रेन में। तो वो फंक्शनल चेंजिंग क्या करता है, जैसे हमारा ब्रेन लगातार इच्छा करता है कि हमें यार ड्रग ले लेने चाहिए अब, ठीक है, तो ब्रेन के जो सोचने की क्षमता है उसको भी ये चेंज कर दिया। ड्रग एडिक्शन इज व्हेन यू सी ए ड्रग टू मच एंड कैन नॉट स्टॉप इफ इट बैड फॉर यू। अब ड्रग एडिक्शन की अगर किसी को आदत या लत लगी है और अगर वह बंद नहीं कर रहा है तो क्या है, उसके लिए बहुत ही खराब आदत हो सकती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो सोशल प्रिवेंटिव का 2 मार्क्स था, जितना भी क्वेश्चन था आई होप मतलब मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे गेस्ट पेपर के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।